हेलो फ्रेंड्स, अभिनव करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, इस समय हम लोग मध्यकालीन इतिहास में गुलाम वंश का अभी तक अध्ययन कर रहे थे, लेकिन आज हम गुलाम वंश के बाद यानी कि दिल्ली सल्तनत का जो दूसरा वंश है खिलजी वंश, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो खिलजी वंश यानी गुलाम वंश के जस्ट बाद वाला जो वंश है वह खिलजी वंश है। हालांकि पहली वीडियो में ही हमने बताया है कि दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंश के शासकों ने शासन किया, जिसमें क्रमशः गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश है। तो इसी श्रृंखला में आज हम दिल्ली सल्तनत के दूसरे वंश खिलजी वंश के संबंध में अध्ययन करेंगे। तो खिलजी वंश यानी कि खिलजी वंश का जो संस्थापक था वह जलालुद्दीन खिलजी था। इसके पूरे नाम को जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी बताया जाता है, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी नाम से यह बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है। जो भी क्वेश्चंस कंपटीशन में आते हैं वह कहीं ना कहीं जलालुद्दीन खिलजी के नाम से ही आते हैं। तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन है, ये सामान्य रूप से यही जान लेना आवश्यक है कि खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी है। तो खिलजी वंश अगर देखा जाए कि कब से कब तक चला है, तो खिलजी वंश 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक चला, यानी कुल 30 वर्षों तक चला है। 30 वर्ष में इसके दो बड़े ही महत्वपूर्ण सुल्तान हुए, दो बड़े ही महत्वपूर्ण शासक हुए हैं, जिनके नाम हैं जलालुद्दीन खिलजी तथा अलाउद्दीन खिलजी। और इसमें संपूर्ण खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी सबसे चर्चित, सबसे महत्वपूर्ण शासक रहा। और प्रतियोगी परीक्षाओं में अलाउद्दीन खिलजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उठाए जाते हैं, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी जो संस्थापक शासक था वह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन उठाए जाते हैं और अलाउद्दीन को समझने के लिए जलालुद्दीन को पूरी तरह से समझना, पूरी तरह कॉन्सेप्ट को क्लियर करना अति आवश्यक है। तो खिलजी वंश जो 1290 से 1320 ईस्वी तक चला है, इसका पहला शासक जलालुद्दीन खिलजी जो 1290 से लेकर के 1296 ईस्वी तक मात्र 6 वर्षों तक इस वंश का शासक रहा है। अब आइए देखते हैं कि खिलजी कौन थे। खिलजी का जो मूल निवास था वह अफगानिस्तान के क्षेत्रों में एक एरिया हुआ करती थी जिसे कहा जाता था खल्ज का क्षेत्र, जिसे कहा जाता था खल्ज का क्षेत्र, यानी कि खल्ज क्षेत्र के ही ये मूल निवासी हुआ करते थे। कौन? खिलजी। और वहीं से जब गुलाम वंशी शासकों का शासन यहाँ था, उसी समय कहा जाता है कि इल्तुतमिश के शासनकाल के समय ही जलालुद्दीन खिलजी के जो पूर्वज थे वे भारत में आए थे और भारत में आकर के बस गए थे। और जो जलालुद्दीन खिलजी है, इसका दिल्ली सल्तनत या यूँ कहा जाए बलबन के शासनकाल से, शासन व्यवस्था से, प्रशासन से इसका जुड़ाव हो चुका था। अर्थात दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम वंशी शासक थे उसमें खासतौर से जब बलबन का शासनकाल था उस समय प्रशासकीय कार्यों में जलालुद्दीन खिलजी का आगमन हो चुका था। तो इस प्रकार ये जो खिलजी थे, खिलजी खल्ज क्षेत्र के नाम से ही इनके वंश का नाम खिलजी वंश पड़ा। ये अफगानिस्तान की एक एरिया हुआ करते थे खल्ज क्षेत्र जिसे कहा जाता था, और वहीं से ये आए हुए थे। अब हम देखें कि दिल्ली सल्तनत, जैसा कि हमने बताया कि संपूर्ण दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक इसी खिलजी वंश के शासकों ने ही शासन किया है और मात्र 30 वर्षों तक इन्होंने ही शासन किया है। अगर सभी वंश के समय को देखा जाए तो उसी क्रम से हम देखेंगे कि 1290 से लेकर के 1320 ईस्वी तक मात्र 30 वर्षों तक खिलजी वंश के शासकों ने शासन किया है। इसलिए एक बार पूछा गया यूपी ट्रिपल की परीक्षा में कि दिल्ली सल्तनत के वंशों में सबसे कम समय तक शासन करने वाले किस वंश के सुल्तान हुए, तो वह खिलजी वंश, मात्र 30 वर्ष। अब हम देखेंगे कि जलालुद्दीन खिलजी जब खिलजी वंश की स्थापना करता है तो उसकी उम्र कितनी रहती है। यूँ कहा जाए कि यह एक वृद्ध सुल्तान हो चुका था 70 वर्षों की आयु में। यहाँ हमने जैसा कि लिखा है 70 वर्ष की आयु में खिलजी वंश का यह संस्थापक शासक के रूप में शासन सत्ता को स्वीकार करता है। यानी कि जब ये खिलजी वंश की स्थापना करता है, खिलजी वंश का पहला शासक बनता है, शासनारोहण अपना करवाता है, तो उस समय इसकी आयु जो होती है वह 70 वर्ष की होती है। अब हम इसके मूल नाम की तरफ चलेंगे कि इसका जो मूल नाम हुआ करता था वह मलिक खिलजी हुआ करता था, लेकिन इसकी जो उपाधि थी वह शाइस्ता खां की उपाधि प्राप्त किया हुआ था। यानी कि बहुत पहले से ही इसको शाइस्ता खां की उपाधि प्राप्त थी, लेकिन इसका जो मूल नाम था वह मलिक खिलजी था। यह भी एक बार पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया है कि जलालुद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था। तो जलालुद्दीन खिलजी का मूल नाम मलिक खिलजी था और इसने शाइस्ता खां की उपाधि धारण की थी। और इसने, हालांकि इसके पिछली वीडियो में जब हम
बलबन को पढ़ा रहे थे तो वहाँ हमने काफ़ी डिटेल पढ़ाया है कि जलालुद्दीन खिलजी का आगाज़ कैसे होता है या कैसे क्यों कैकवाद क्यूमर्ज के खुसरो के शासनकाल में सल्तनत से शासन सत्ता से के काफ़ी करीब आ जाता है और अवसर पाकर क्यूमर्ज की हत्या करके एक नए वंश खिलजी वंश की स्थापना करता है। और यह कैकवाद के द्वारा निर्मित किलोखरी या कूनागढ़ी, ये क्वेश्चंस कई बार पूछा गया है, ये अपना राज्याभिषेक करवाता है। कहाँ पर करवाता है? किलोखरी के महल में, अर्थात कूनागढ़ी, जो कैकवाद, क से किलोखरी, क से कूनागढ़ी और क से कैकवाद, अर्थात कैकवाद के द्वारा निर्मित जो किलोखरी का महल था वहीं पर ये अपना राज्याभिषेक 13 जून 1290 ईस्वी को करवाता है। 13 जून 1290 ईस्वी को किलोखरी के महल में ये अपना राज्याभिषेक करवाता है और किलोखरी को ही अपनी राजधानी बनाता है। और कहा जाता है कि ये काफ़ी वृद्ध सुल्तान हुआ करता था, यानी कि 70 वर्ष की आयु में यह शासन सत्ता को स्वीकार करता है और किलोखरी को ही अपनी राजधानी बनाता है। तो यह इतना इसके प्रारंभिक जीवन से संबंधित थे क्वेश्चंस, इनके मूल नाम को लेकर कि ये कहाँ से आए थे और इसने कितने वर्ष की आयु में शासन सत्ता को स्वीकार किया। अब हम देखते हैं इसकी नीतियाँ क्या थी। ये तो सुल्तान तो अब बन जाता है, एक नए वंश खिलजी वंश की स्थापना कर लेता है, लेकिन इसकी नीति, चूँकि सभी सुल्तानों की नीतियाँ अलग अलग होती हैं। ऐबक की नीतियाँ कुछ अलग थी, इल्तुतमिश की नीतियाँ कुछ अलग थी, वहीं बलबन की नीतियाँ अत्यंत ही बाकी सुल्तानों से डिफरेंट थी, अलग थी। उसने लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया, कड़े शासक के रूप में अपने को स्थापित किया और स्वयं को जिले इलाही अर्थात एक राजत्व के सिद्धांत को लागू किया और कई प्रकार के प्रावधानों को उसने लागू किया। तो वही दूसरी तरफ देखा जाए कि जलालुद्दीन खिलजी की क्या नीतियाँ थी, तो एक तरफ जब बलबन किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता था, सुल्तान को जिले इलाही कहता था, यानी सुल्तान को ईश्वर के बाद, अल्लाह के बाद स्थान देता है और आम जनमानस से ऊपर वो मानता है। वहीं दूसरी तरफ जलालुद्दीन खिलजी की नीति क्या है? दूसरों को प्रसन्न रखने की नीति, यानी कि जलालुद्दीन खिलजी की ये सबसे बड़ी विशेषता थी, ये सबसे बड़ी नीति थी और कहीं ना कहीं लास्ट में जाकर के इसकी यही नीति जो है इसके पतन का कारण बनती है, इसके विनाश का कारण बनती है। यानी कि इसकी सबको, यानी सभी को, यानी दूसरों को प्रसन्न करने की नीति, सबको संतुष्ट करना, जो भी व्यक्ति है, जो भी उसके तुर्क सरदार हैं, जो भी उसके इक़्तिदार हैं, जो भी उसके सगे हैं, संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, सभी को ये संतुष्ट करना चाहता था। यानी कि कोई इससे नाराज ना हो, कोई इससे खफा ना हो और सभी तुर्क सरदारों को उनके मन माफिक इक्ता देने का ये प्रयास करता था, जो जैसा चाहता था। यानी कि किसी को अपना विरोधी बना करके नहीं रखना चाहता था, यानी कि दूसरों को प्रसन्न करने की नीति ही इसके शासन की जो नीति थी। ये कहा करता था कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मुसलमानों का खून बहाना मेरी आदत नहीं है। ये उक्ति ही इतिहासकारों के द्वारा अपने ग्रंथों में इस युक्ति का वर्णन किया गया है, जिसमें तारीख़ फिरोजशाही के लेखक जो जयाउद्दीन बरनी हैं उनके ग्रंथों में भी इस उक्ति को प्राप्त होती है। और ये युक्ति कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा गया है कि ये कथन किसने कहा है। तो ये कथन, मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ, मुसलमानों का खून बहाना मेरी आदत नहीं है, चूँकि ये 70 वर्ष की आयु में सुल्तान बनता है और ये खुद कहता था कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मुसलमानों का खून बहाना मेरी आदत नहीं है। इस वाक्य से यह स्पष्ट हो रहा है कि यह किसी का विरोध नहीं कर रहा था, किसी की हत्या नहीं करवा रहा था, विरोधियों को दंड भी नहीं दे रहा था। यानी कि सबको संतुष्ट, सबको प्रसन्न, सबको अपने साथ लेकर चलने की नीति इसकी थी। यानी कि कहा जाए तो जलालुद्दीन खिलजी उदार शासक था, काफ़ी धार्मिक प्रवृत्ति का शासक था। जैसा कि आगे हमने बताया है कि यह सुल्तान जो है कि काफ़ी उदार व्यक्ति था, काफ़ी मित्रतापूर्ण नीति थी इसकी, विनम्र था, दयालु था। यानी कि दयालु, उदार तथा विनम्र सुल्तान सिद्ध हुआ ये। आगे देखा जाए तो विद्रोह जो इसके समय में होते हैं, मलिक छज्जू, कड़ा मानिकपुर, यानी कि इसकी उदारता, इसकी विनम्रता, इसकी दयालुता का फ़ायदा उठा करके ही अब जगह जगह विद्रोह भी हो रहे थे, जिसमें इसके समय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह है जिसे कहा जाता है मलिक छज्जू का विद्रोह। मलिक छज्जू कौन था, इसे जान लेना अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम इसको जानेंगे नहीं तो विद्रोह क्यों हुआ ये समझ पाना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि मलिक छज्जू का विद्रोह किसके समय में हुआ है, किसके विरुद्ध हुआ। तो मलिक छज्जू जो है वो बलबन का भतीजा था और जलालुद्दीन खिलजी जो मलिक छज्जू को प्रसन्न रखना चाहता था, चूँकि यह गुलाम वंशी सुल्तानों के वंश से जुड़ा हुआ व्यक्ति था
और इसीलिए दिल्ली सल्तनत के समय अर्थात चाहे वह गुलाम वंशी सुल्तान रहे हों, चाहे वह खिलजी सुल्तान हों, उस समय एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एकता हुआ करती थी, एक क्षेत्र हुआ करता था जिसे कहा जाता था कड़ा मानिकपुर। कड़ा मानिकपुर की एकता इसने मलिक छज्जी को दिया हुआ था, यानी कि जो बलबन का भतीजा था, गुलाम वंशी सुल्तानों के वंश से जुड़ा हुआ था, उसको तत्कालीन सबसे बड़ी एकता, सबसे बड़ा क्षेत्र, सबसे बड़ा सूबेदार के रूप में कड़ा मानिकपुर था। और कड़ा मानिकपुर का इक़्तिदार या सूबेदार किसको बनाया गया था? मलिक छज्जू को। आगे चल कर के मलिक छज्जू इसकी उदारता, इसकी विनम्रता, इसके दयालुपना से वह कुछ लोगों के बरगलावे में आकर के मलिक छज्जू जलालुद्दीन खिलजी के विरुद्ध विद्रोह कर देता है। और जलालुद्दीन खिलजी एक सेना भेज करके मलिक छज्जू के विद्रोह को दमन कर देता है और इसके साथ जो इसके सहयोगी होते हैं उन सभी को जो है बंदी बना लिया जाता है। और अंत में मलिक छज्जू जलालुद्दीन खिलजी से क्षमा याचना करता है और वही अपनी उदारता के वशीभूत होकर के जलालुद्दीन खिलजी एक बार फिर से मलिक छज्जी को माफ़ कर देता है, यानी मलिक छज्जू को वह एक बार माफ़ी प्रदान करके दूसरे क्षेत्रों का सूबेदार बना देता है। और अब यहीं पर कड़ा मानिकपुर की सूबेदारी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सूबेदारी थी, यहाँ कड़ा मानिकपुर में अब वह अलाउद्दीन खिलजी को सूबेदार बना देता है तथा मलिक छज्जी को बाकी उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों का सूबेदार बना देता है। यानी कि अपनी उदारता के कारण ही वह अपने विद्रोही जो कि इसके खिलाफ विद्रोह किया, अगर दूसरा सुल्तान होता तो कहीं ना कहीं इसकी हत्या करवा देता, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी अपनी उदारता का परिचय देते हुए मलिक छज्जी को एक बार फिर से उसको माफ़ी प्रदान करते हुए दूसरे क्षेत्रों का इक़्तिदार बना देता है। नेक्स्ट होता मंगोल आक्रमण हलाकू के पौत्र अब्दुल्ला, यानी कि जो मंगोल आक्रमण पहले से होता चला आ रहा था वह जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में भी हुआ। और 1292 ईस्वी के समय में मंगोल आक्रमणकारी एक हलाकू हुआ करते थे, इसके पौत्र थे अब्दुल्ला का आक्रमण, यानी हलाकू के पौत्र अब्दुल्ला का आक्रमण जो मंगोल आक्रमणकारी के रूप में थे 1292 ईस्वी में खिलजी वंश, खिलजी साम्राज्य पर आक्रमण हुआ, यानी उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों से इसका आक्रमण होता है। और आगे चल कर के प्रारंभ में ये मंगोल आक्रमणकारी वापस चला जाता है, पराजित हो जाता है और स्वदेश जाने का मन बना लेता है, लेकिन आगे चल कर के कहा जाता है कि चंगेज खां का जो नाती था उल्गू खां, कहा जाता है कि चंगेज खां जो आक्रमणकारी था मंगोल, उसका नाती उल्गू खां था। इसने एक बहुत बड़ी संख्या में मुसलमानों को लेकर के दिल्ली तथा जलालुद्दीन खिलजी के साम्राज्य में ही बसने का मन बनाया और उसका सम्मान करते हुए कहा गया कि हलाकू के पौत्र अब्दुल्ला से अंत में जलालुद्दीन खिलजी की संधि हो जाती है। और संधि के परिणाम स्वरूप ही जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली के पास मुगरलपुर नामक एक शहर, एक स्थान, एक नगर को बसाया, यानी दिल्ली के पास मुगरलपुर नामक शहर, मुगरलपुर नामक स्थान, मुगरलपुर नामक नगर को किसने बसाया? तो जलालुद्दीन खिलजी ने बसाया। क्यों बसाया? क्योंकि यही चंगेज खां का जो नाती था उल्गू खां, उसी को बसने के लिए, उसी को एक बहुत बड़ी संख्या में लोग उसके साथ थे, सभी को रहने के लिए इसने मुगरलपुर नामक एक स्थान, एक नगर को बसाया और वहीं पर उल्गू खां अब रहा और वहीं से अपनी गतिविधियों को संचालित किया। यानी कि कहा जाए अपनी उदारता, अपनी दयालुता, अपने मित्रत्व स्वभाव के कारण ही इसने मंगोल आक्रमणकारी अब्दुल्ला के साथ भी संधि कर ली और कहीं न कहीं उसका भी सपोर्ट इसको प्राप्त होता रहा। तो आगे चल कर के अब हम लोग देखेंगे कि ये जलालुद्दीन खिलजी के प्रारंभिक जीवन, उसके द्वारा जारी की गई नीतियाँ तथा विद्रोहियों से वह किस प्रकार निपटा, ये सारे बातें थी। लेकिन आगे चल कर के अब देखा जाए तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि दक्षिण भारत, यानी कि अब उत्तर भारत में इसका साम्राज्य एक विस्तृत रूप प्राप्त कर चुका था। अब जलालुद्दीन खिलजी की निगाह दक्षिण भारत की तरफ थी, चूँकि उत्तर भारत में उत्तर पश्चिमी सीमा से लेकर के बंगाल विहार तक इसका साम्राज्य स्थापित हो चुका था और जलालुद्दीन खिलजी ने ही सबसे पहले दक्षिण भारतीय राज्यों के विजय का स्वप्न देखा, यानी दक्षिण भारतीय राज्यों को भी दिल्ली सल्तनत में मिलाने का, दिल्ली सल्तनत में शामिल करने का इसने योजना बनाई। और कहा गया कि सर्वप्रथम दक्षिण भारत के विजय अभियान का प्रारंभ भी जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा ही प्रारंभ किया गया। अगर क्वेश्चन आता है कि दक्षिण भारतीय राज्यों की विजय या दक्षिण भारत की विजय का
प्रारंभ किसके द्वारा किया गया, तो जलालुद्दीन खिलजी है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षिण भारतीय राज्यों की विजय प्राप्त किसने की, यानी दक्षिण भारतीय राज्यों को विजय करके दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया, तो इसका आंसर अलाउद्दीन खिलजी को जाता है। तो दक्षिण भारतीय अभियान इसके समय सबसे पहले प्रारंभ होता है। दूसरा होता है दक्षिण भारत अभियान अलाउद्दीन, यानी कि दक्षिण भारतीय अभियान को किसने प्रारंभ किया, और दक्षिण उस समय उसके साम्राज्य का दक्षिणी जो एकता हुआ करती थी वह कड़ा मानीपुर थी, और कड़ा मानीपुर का इक़्तिदार सूबेदार जो हुआ करता था अलाउद्दीन खिलजी होता था। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी को कहीं न कहीं दक्षिण भारतीय राज्यों, दक्षिण भारतीय क्षेत्रों का कुछ न कुछ ज्ञान था, अनुभव था। इसलिए जलालुद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारतीय राज्यों की विजय का जो श्रेय है, जो अभियान है, वह अलाउद्दीन खिलजी को सौंप देता है। यानी ये क्वेश्चन भी अगर पूछा जाए कि जलालुद्दीन ने किसके माध्यम से, किसके नेतृत्व में, किसके सहयोग से दक्षिण भारतीय राज्यों की विजय प्राप्त की थी, हुआ था अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी जो कड़ा मानीपुर का सूबेदार था, इक़्तिदार था, वहाँ से आगे चल कर के देवगिरी एक बहुत ही संपन्न राज्य हुआ करता था, और यहाँ का जो शासक हुआ करता था वह रामचंद्र देव था। तो देवगिरी बहुत ही धन संपदा से संपूर्ण परिपूर्ण राज्य हुआ करता था, और दक्षिण के राज्यों में वह सर्वशक्तिशाली शासक था, सर्व धन संपन्न शासक था, और देवगिरी सर्व संपन्न राज्य हुआ करता। क्योंकि दक्षिण भारत में चाहे वह तेलंगाना हो, चाहे वह होयसल हो, चाहे वह मालवा हो, इन सभी छोटे छोटे राज्यों को विजित करके देवगिरी अपना एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित कर चुका था। अर्थात देवगिरी का जो शासक था तत्कालीन रामचंद्र देव एक शक्तिशाली शासक था, और रामचंद्र देव के साम्राज्य पर आक्रमण करने की हिम्मत किसी और शासक की नहीं ले रही थी। लेकिन कहीं न कहीं अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी की संपन्नता से इतना प्रभावित हुआ, उसके मन में धन संपदा को प्राप्त करने का ऐसा भाव आया कि उसने देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के साम्राज्य पर आक्रमण किया। और कहा जाता है कि इतने विशाल, इतने बड़े, इतने शक्तिशाली साम्राज्य पर आक्रमण करना इतना आसान नहीं होता है। इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी एक बहाना लेकर के सबसे पहले वह चंदेरी, भिलसा और एलिचपुर, सबसे पहले वह चंदेरी को विजय करता है, फिर भिलसा को विजित करता है। और ये जो एलिचपुर का क्षेत्र है वह देवगिरी का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हुआ करता था। यानी एलिचपुर से ही अब देवगिरी साम्राज्य की सीमा प्रारंभ हो जाती है। अर्थात वह चंदेरी, भिलसा और एलिचपुर होता हुआ अब वह देवगिरी के साम्राज्य तक पहुंच जाता है, और आगे चल करके अब देवगिरी की सेना अर्थात रामचंद्र की सेना और अलाउद्दीन खिलजी की सेना के बीच एक बड़ा ही कड़ा मुकाबला होता है। इस कड़े मुकाबले में एक बार तो ऐसा लगता है कि अलाउद्दीन खिलजी पराजित होने ही वाला है, लेकिन दूसरी तरफ तब तक रामचंद्र देव का जो पुत्र था शंकर देव, वह दूसरी तरफ से अपनी सेना को लेकर के आ जाता है। एक बार ऐसा होता है कि शंकर देव के आने के पहले ही रामचंद्र देव पराजित होने की स्थिति पर आ जाता है और अलाउद्दीन खिलजी से संधि वार्ता कर देता है। लेकिन तभी रामचंद्र देव का पुत्र शंकर देव दूसरी तरफ से अपनी सेना को लेकर के आ जाता है, और संधि की शर्तें, संधि की बातें वहीं पर रुक जाती है। और एक बार फिर से शंकर देव, रामचंद्र देव की संयुक्त सेना ने अलाउद्दीन खिलजी की सेना का मुकाबला किया, और एक बार ऐसा लगा कि अब अलाउद्दीन हारने ही वाला है। लेकिन अलाउद्दीन हारते हारते इस युद्ध को जीत जाता है, चूँकि शंकर देव हतोत्साहित होकर के, विवश होकर के, घबरा करके अलाउद्दीन खिलजी से संधि की वार्ता कर लेता है। तो इस प्रकार रामचंद्र देव एवं उसके पुत्र शंकर देव दोनों ने मिलकर के अलाउद्दीन खिलजी से संधि की वार्ता की। संधि की शर्तों के तहत अलाउद्दीन खिलजी को बहुत बड़ी मात्रा में ढेर सारी धन संपदा वह प्राप्त किया देवगिरी के शासक रामचंद्र देव से, और प्रतिवर्ष भू राजस्व अर्थात कर के रूप में दिल्ली सल्तनत के सुल्तान को भेजना वह स्वीकार कर लेता कौन, रामचंद्र देव। तो इस प्रकार देवगिरी से अलाउद्दीन खिलजी को बहुत बड़ी मात्रा में धन संपदा प्राप्त होती है। और जब एक बहुत बड़े साम्राज्य के शासक को अलाउद्दीन खिलजी पराजित कर लेता है, उसे हरा लेता है, तो कहीं न कहीं उसके अंदर खुद सुल्तान बनने का भाव भी यहीं से उत्पन्न होने लगता है। उसे लगता है कि जब इतने बड़े साम्राज्य के शासक को मैं खुद पराजित कर सकता हूँ, तो शासन सत्ता का संचालन भी मेरे द्वारा किया जा सकता है। मैं शासन सत्ता को खुद भी संचालित कर सकता हूँ। और देखेंगे कि यहीं से अब धीरे धीरे अलाउद्दीन खिलजी के मन में सुल्तान बनने की आकांक्षा उत्पन्न होने लगती है, और यहीं से राजनीतिक पराक्षेप, राजनीतिक घटना चक्र कितने तेजी से करवट लेता है, कितनी तेजी से बदलता है कि आगे चल करके अब विजय उपरांत वह कड़ा मानीपुर वापस आता है। यानी कि देवगिरी साम्राज्य को लूट करके वह अपने भाई, जो उसका भाई हुआ करता था अल्तमश बेग जो है अलाउद्दीन के साथ ही हुआ करता था, और वह
अपने ढेर सारी संपदा तथा अपनी सेनाओं के साथ विजय करता हुआ कड़ा मानिकपुर पुनः वापस आ जाता है, जहाँ का वह इख्तियार होता था, सूबेदार होता था। अर्थात देवगिरी की विजय प्राप्त करके वहाँ से ढेर सारी धन संपदा को प्राप्त करके वह कड़ा मानिकपुर पहुँचता है। और इस समय अलाउद्दीन को यह खबर मिलती है कि अब यानी कि इस समय जो सुल्तान है वह ग्वालियर में आया हुआ है, यानी कि किसी विजय अभियान के तहत किसी विद्रोह के दमन हेतु इसी समय जब अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी की विजय करता है, उसी समय जलालुद्दीन खिलजी ग्वालियर में उपस्थित होता है। और यहीं पर अलाउद्दीन खिलजी उसको एक संदेश भेजता है कि इतने ढेर सारी संपदा को लेकर के मैं अपने चाचा अर्थात जलालुद्दीन खिलजी से कड़ा मानिकपुर में एक भेंट स्वरूप उन्हें देना चाहता हूँ, यानी कि मैं उनका स्वागत करना चाहता हूँ। और वह खुद चाहता था अलाउद्दीन खिलजी कि सुल्तान आगे दरबार से निकल करके, दिल्ली राजधानी से निकल करके, लोखरी से निकल करके आगे आवे कड़ा मानिकपुर में और मेरा स्वागत करे और मैं उन्हें इन ढेर सारी धन संपदा को सुल्तान को भेंट स्वरूप प्रदान कर सकूं। जबकि अलाउद्दीन खिलजी के मन में कहीं न कहीं एक षड्यंत्र भी चल रहा था स्वयं सुल्तान बनने का। तो ये संदेश उसने भेजा सुल्तान को और अपने भाई तो आगे चल करके अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने भाई अल्तमश बेग के साथ अपनी एक विश्वसनीय सेना के साथ कड़ा मानिकपुर में सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को बुलाता है, चूँकि इसके मन में षड्यंत्र था कि अब यहीं पर जलालुद्दीन की हत्या करके स्वयं सुल्तान बना जाए। और दूसरी तरफ अलाउद्दीन खिलजी जो था उसका साथ उसका भाई अल्तमश बेग दे रहा था, लेकिन दूसरी तरफ जो जलालुद्दीन खिलजी है, जो सुल्तान है, उसका एक सगा संबंधी हुआ करता था, उसका एक अमीर हाजिर हुआ करता था जिसका नाम था अहमद चप। ये भी कई बार यूपी पीजीटी की परीक्षा में पूछा गया है कि किस व्यक्ति ने जलालुद्दीन खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी से आगाह किया था कि यह बहुत अच्छा नहीं है या कभी भी षड्यंत्र कर सकता है या इससे अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी से सचेत रहना। यानी कि अहमद चक नामक व्यक्ति था जो जलालुद्दीन खिलजी का अमीर हाजिर हुआ करता था, यानी कि उसका सबसे करीबी व्यक्ति, दरबारी शिष्टाचार से संबंधित इसका कार्य हुआ करता था। उसने सुल्तान को चिताया था, सुल्तान को आगाह किया था कि अलाउद्दीन के धोखे से बच के रहिएगा, कहीं भी ये आपके साथ धोखा कर सकता है, इसकी जो नीतियाँ हैं, इसकी जो चालें हैं, इसकी जो नीति हैं वह सही नहीं दिखती हैं। तो सुल्तान को अहमद चक ने चिताया था, उसे आगाह किया था कि अलाउद्दीन से सतर्क रहना। और दूसरी तरफ अलाउद्दीन खिलजी अपने भाई अल्तमश बेग के साथ तथा अपनी विश्वसनीय सेना के साथ जलालुद्दीन खिलजी की हत्या का पूरी तरह से षड्यंत्र रच रहा था, लेकिन इन गतिविधियों से सुल्तान जलालुद्दीन वाकिफ नहीं था। और अलाउद्दीन खिलजी ने ऐसा संदेश भिजवाया अपने भाई के माध्यम से, यानी अल्तमश बेग ने जलालुद्दीन खिलजी को कहा कि आप बिना अस्त्र शस्त्र के अकेले अलाउद्दीन खिलजी से आप भेंट करें। और सुल्तान विश्वास में आ जाता है, क्योंकि वह विनम्र था, उदार था, दयालु व्यक्ति था, उससे षड्यंत्र की तनिक भी भनक नहीं थी, इसलिए वह अपने भतीजे के प्रेम को समझ करके वह निहत्थे बिना अस्त्र शस्त्र के, बिना सेना की वह कड़ा मानिकपुर के लिए चल पड़ता है। और दूसरी तरफ अलाउद्दीन खिलजी अपने दो व्यक्तियों जो विश्वसनीय व्यक्ति थे इसके, जिनका नाम था मोहम्मद सलीम तथा इख्तियारुद्दीन हुद तथा मोहम्मद सलीम, ये दो व्यक्ति थे जिन्हें अलाउद्दीन खिलजी ने पहले से तैयार कर रखा था। और जो ही अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी को गले लगाया, यानी कि जलालुद्दीन खिलजी पूरे प्रेम में, पूरे विश्वास में अपने भतीजे को जो ही गले लगाया, पीछे से अलाउद्दीन खिलजी के इशारे पर इसी मोहम्मद सलीम तथा इख्तियारुद्दीन हुद ने जलालुद्दीन खिलजी यानी सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के ऊपर वार करता है और उसका सर धड़ से अलग कर देता है। और यहीं पर अलाउद्दीन खिलजी अब उसके कटे हुए सर को लेकर के संपूर्ण कड़ा मानिकपुर तथा संपूर्ण सेना में वह घुमाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ, यानी मेरे खिलाफ अगर कोई विद्रोह किया तो उसका भी सहस्र यही होगा। तो इस प्रकार एक बहुत ही उदार, विनम्र एवं दयालु शासक जो सबको संतुष्ट करने की नीति को लेकर के चल रहा था, उसके साथ इतना बड़ा घाट हुआ, इतना बड़ा षड्यंत्र हुआ कि उसी के दामाद तथा उसी के भतीजे ने स्वयं सुल्तान बनने की आकांक्षा में अपने चाचा तथा खिलजी वंश के संस्थापक शासक जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करवा करके स्वयं सुल्तान घोषित कर देता। तो इस प्रकार
ये जलालुद्दीन खिलजी से जुड़े हुए ये बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम थे। अब अगर आगे देखा जाए तो इसके पतन का कारण क्या रहा, तो कहा जाता है कि विद्वानों ने बताया है कि उदार, विनम्रता एवं दयालु शासक, सबको संतुष्ट करने की नीति चलाने वाला शासक होने के कारण ही इसका पतन हुआ। इसके पतन में इसकी उदारता, इसकी विनम्रता, इसकी दयालुता ही इसके पतन का कारण बनी। तो इस प्रकार अब हम देखेंगे कि इसके समय में कुछ विद्वान भी थे। जो सबसे महत्वपूर्ण विद्वान थे जलालुद्दीन खिलजी के समय में, उनका नाम था जियाउद्दीन बर्नी, और इन्होंने तारीख़ फ़िरोज़शाही नामक ग्रंथ की रचना की। और तारीख़ फ़िरोज़शाही नामक ग्रंथ में जलालुद्दीन से संबंधित अनेक विवरण, अनेक बातों का इन्होंने वर्णन किया है। कुछ विद्वान कहते हैं कि जियाउद्दीन बर्नी का जलालुद्दीन खिलजी से प्रेम कम होता था, यानी कि कम बनती थी, इसलिए कहीं कहीं जियाउद्दीन बर्नी ने जलालुद्दीन खिलजी के बारे में कुछ अतिरिक्त या गलत चीज़ों का भी इन्होंने वर्णन किया है। और जलालुद्दीन खिलजी के दरबार में दूसरे महत्वपूर्ण जो विद्वान रहते थे उनका नाम था अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो की रचनाएं कई हैं। आशिका है, नूह सिफर है, तुगलकनामा है, तो कई रचनाएं हैं अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो ने आगे चल करके जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी तथा तुगलकाली शासकों के शासनकाल को भी देखा है। इस प्रकार खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी का अंत होता है और एक नए सुल्तान जिसका नाम होता है अलाउद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का अगला शासक बनता है। तो अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम लोगों ने खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी के प्रारंभिक जीवन, उनके द्वारा सुल्तान कैसे बना जाता, उनकी नीतियाँ क्या थी, उनके समय विद्रोह किसने किया, विद्रोह का उन्होंने दमन कैसे किया, तथा विद्रोहों के दमन के उपरांत इनके साथ यानी जलालुद्दीन खिलजी के साथ धोखा कैसे हुआ और कैसे इसकी हत्या होकर के एक नए शासक अलाउद्दीन का आगाज़ हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार इस वीडियो में हमने एक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें वन लाइनर के रूप में लिखा, और इन्हीं चीज़ों को एक लाइन में कई क्वेश्चन यहाँ आपको प्राप्त हो सकते हैं। और इसे अब जब कई बार सुनेंगे तो ये क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। और इस टॉपिक से जो सबसे महत्वपूर्ण